हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम समास पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लगभग 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा समास अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी और मेरा यह विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य स्टडी मटेरियल को नहीं देखना पड़ेगा समास के टॉपिक के लिए। आपके सिलेबस में हिंदी है तो समास पूछा ही जाता है और हर एक परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न समास से आते ही आते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा आप पीजीटी या फिर नेट के एस्पिरेंट हो तो भी आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है और समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे समास की परिभाषा। समास जो होता है यह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन यानी नए या सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए और एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी संक्षेप करना मतलब छोटा करना। समास में 2 पद होते हैं, एक पद होता है पूर्व पद एवं दूसरा पद होता है उत्तर पद। इसके अलावा समास की प्रक्रिया से जिसमें शब्द का निर्माण होता है उस पद को समासिक शब्द या फिर समस्त पद कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यथाशक्ति या फिर राजपुत्र। तो राजपुत्र में 2 शब्द निर्माण का इस्तेमाल हुआ है, एक हुआ है राजा और एक हुआ है उसका पुत्र। तो इन शब्दों के मिलने से बना है राजपुत्र। ये जो राजपुत्र शब्द बना है, यह जो शब्द है यह समस्त पद या फिर समासिक शब्द कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। जब किसी समासिक शब्द के संबंध को हम स्पष्ट कर देते हैं, यानी उन्हें विग्रह कर देते हैं। विग्रह करना मतलब तोड़ देना, मरोड़ देना या फिर खंडित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। हमने उदाहरण लिया था राजपुत्र। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। इसके बारे में पढ़िए। राजपुत्र शब्द का आप अर्थ समझिए, अर्थ निकालने का प्रयत्न कीजिए तो यह होगा राजा का पुत्र यानी राजा का बेटा। और यह जो शब्द पूरा हमने विग्रह करके लिखा यह कहलाएगा समास विग्रह। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आता है प्रधान खंड। प्रधान खंड क्या होते हैं? जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। अगला होता है गौण खंड। जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे कहते हैं गौण खंड। हम एक और पॉइंट समझेंगे, प्रमुख समास और उसमें किस पद की प्रधानता होती है ये। तो देखिए, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 2 भेद किए जाते हैं, कर्मधारय तथा द्विगु। इसमें भी इन दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और इसके ही 2 खंड होते हैं कर्मधारय और द्विगु। तो इनमें भी उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं। समास के भेदों की बात करें तो समास की प्रमुखता 4 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास।
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, प्रमुख रूप से हम यही पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन इसके अलावा इनके भी अलग अलग भेद होते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होते हैं समास के 6 भेद। तो देखिए समास के प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद माने जाते हैं प्रमुख रूप से, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा समझें तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में कारक, काल, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, और जिस समास का प्रथम पद यानी पूर्व पद अव्यय हो वह समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, यथाशक्ति में यथा अव्यय है, आमरण में आ अव्यय है, अनुरूप में अनु अव्यय है, यथाक्रम में यथा अव्यय है और भर पेट में भर अव्यय है। तो आशा है आप अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद वह गौण होता है तथा उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। याद रखेंगे, पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। हमारा अगला समास का उदाहरण है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो वहां पे कर्मधारय समास होता है, या फिर वह जिस पदों में जो 2 पद हैं उन दोनों में आपस में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, यहाँ पे देखिए अगर हम विग्रह करेंगे तो नील धन कंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, यहाँ पे कंठ विशेषण है, विशेष्य है तथा नीला होना विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषण विशेषी का संबंध है। इसके अलावा उपमान और उपमेय का संबंध भी देखा जाता है, जैसे चंद्रमुखी। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ जिसका मुखड़ा चांद जैसा हो, तो चांद जो है वो क्या है, उपमान है, और मुखड़ा जो है वो उपमेय है। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो कर्मधारय समास कहलाएंगे, कर्मधारय के उदाहरण होंगे। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, वहां वो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे पंचवटी, तिराहा। यहाँ पे देखेंगे हम तो पंचवटी मतलब पंच धन वटी, ये जो पंच है यह एक संख्या है। वैसे ही तिराहा यानी 3 रास्ते, तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 एक संख्या है, और जहां पे पूर्व पद संख्या हो वह जो है वो द्विगु समास कहलाएगा। 3 रास्ते, सॉरी यहाँ पे थोड़ी वर्तनी मिस्टेक हो गई थी। अब आते हैं आगे, तो इसका उदाहरण दे देते हैं द्विगु समास का। पंचवटी शताब्दी, शत अब्द यानी 100 अब्दों का समूह, तिराहा यानी 3 रास्ते 3 राहों का समूह, चौमासा यानी 4 मासों का समूह। अब यहाँ पे देखिए आप 5, 100, 3, 4 ये क्या है, यह संख्या ही तो है और यह द्विगु समास कहलाएंगे। अगला आते हैं द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिस समासिक शब्द के दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या फिर अथवा शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे माँ बाप। अब देखिए हमारी जिंदगी में जितने माँ इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे पिताजी भी रखते हैं। तो यहाँ पे जो माँ बाप हैं ये जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। इसके अलावा दिन रात, जितना दिन इंपॉर्टेंट उतनी रात इंपॉर्टेंट। दिन रात शब्द का अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो हम पाएंगे दिन रात शब्द का विग्रह करते हैं तो यह होगा दिन और रात। यहाँ पे देखिए विग्रह में और शब्द का इस्तेमाल हुआ है और दिन इंपॉर्टेंट है उतनी रात इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के उदाहरण दे देते हैं, जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप। मतलब क्या है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। जितना भाई इंपॉर्टेंट उतनी बहन इंपॉर्टेंट, जितनी गंगा इंपॉर्टेंट उतनी ही यमुना इंपॉर्टेंट, तो यह द्वंद्व समास कहलाएगा। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान नहीं हो जबकि समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं उन दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, यहाँ पे कोई अन्य शब्द आके प्रधान बन जाता है। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे नीलकंठ लेते हैं, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो यानी यहाँ पे ना नीला जो इम्पोर्टेंट है ना ही कंठ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन हो गए, भगवान शिव हो गए। ऐसे ही चंद्रमौली, चंद्रमौली चंद्र है सर पर जिसके, जिसके सिर पर चांद है। तो यहाँ पे न सिर इंपॉर्टेंट हुआ, न सिर अपना प्रधानता रखा, न चांद अपना प्रधानता रखा। प्रधानता किसने रखा, भगवान शिव ने रखा। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। इसके अलावा सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसका, न आंखों की प्रधानता है न सुंदरता की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है, जिसका मतलब निकलता है, यानी नारी की प्रधानता हो जाती है और यह बहुव्रीहि समास है। आज की वीडियो में आपने समास को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस वीडियो में मैंने संक्षेप में समास को अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने विचार या सुझाव जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।